हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, ईएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2022 और देखें आखिरकार आज खबरों के पिटारे में क्या निकलता है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अभी तक की सारी तरोताज़ा खबरें, ताकि आपको पता चले कि देश विदेश में क्या हो रहा है। ये जो वीडियो है वो सारे सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, पहला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, ये जो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर दैट इज यूएनडीएसए ने रिलीज करी है, इसको लेके है। बट इसको हमने बहुत डिटेल से एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे और इसके साथ बहुत सारे और चीज़ों को भी समझेंगे। बट उसके पहले दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि कॉम्बो फेस्टिवल चल रहा है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी के लिए, जिसमें आप 15% तक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे ऑफ पा सकते हो। आप देख रहे हो कि अपने यहाँ पे टाइम के हिसाब से आप 19,000 रुपीज़ तक बचा सकते हो, जिसमें आप यूपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन मेंस कम सी सैट प्लस प्रीलिम्स वगैरह सब कर सकते हो। ये ऑफर 15 जुलाई तक है। कोड है सिर्फ आईएएस, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और बहुत अच्छी पर्क अनअकैडमी की तरफ से आई है, वो ये है कि अगर आप 2 साल या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो 1 साल का फ्री एक्सटेंशन आपको अनअकैडमी देता है अपनी तरफ से। ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। कोड है सिर्फ आईएएस सब कुछ अवेल करने के लिए। साथ में नए बैचेस 14 जुलाई से 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और इन सबको आप ईएमआई पे भी 0% अवेल कर सकते हो। इसके अलावा मेरी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर प्रीलिम्स की एक बहुत ही बढ़िया क्लास 10 से 11 बजे तक होती है अनअकैडमी पे। आप ज्वाइन करिए, आज रात में भी आपको ये क्लास मिल जाएगी। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आते हैं वापस से। और मैंने जैसे बताया कि हमने ये वीडियो जो है वो अच्छे से एक सेपरेट तरीके से कवर करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया, जिसमें हाई मतलब अप टू 2050 तक हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोर देन हाफ इंक्रीज होगा ग्लोबल पॉपुलेशन में इन कंट्रीज की तरफ से। अभी बात बताएं तो देश के अंदर 2/3 जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो देश के अंदर जो रहती है, एक देश के अंदर या एरिया के अंदर, जहाँ पे लाइफ टाइम फर्टिलिटी आपको 2.1 बर्ड्स पर वुमेन मिल रहा है। तो अगर इंडिया की फर्टिलिटी की बात करें तो 2.0 रहा था ये 2019 से 21 के बीच में। मैम, ये आखिरकार ये आप क्या बोल रही हैं 2.1 2.0? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि एक औरत अपने पूरे लाइफ टाइम में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है। अच्छा, जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ है, इससे ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ की है वो गिर के हो गई है 71 ईयर्स 2021 में। ये 72.9 थी 2019 में। शेयर जो ग्लोबल पॉपुलेशन का है उसकी उम्र 65 या उसके ऊपर की बात करें तो ये शेयर बढ़ा है 10%, ये 2022 में था और ये अब ये 16% हो जाएगा 2050 में। ठीक है, तो ये पूरी खबर है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स अगर बताऊं तो हम चाइना को आप देख सकते हो ओवरटेक कर लेंगे 2023 में और बन जाएंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री पूरे वर्ल्ड की। पॉपुलेशन 1 जुलाई को 1.4 बिलियन हो गई है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हमारा जो शेयर है ये है कम डाउन मार्जिनली इन 2022। तो ये हमने पूरी खबर के बारे में जान दी। थोड़ा सा हम यूएन डेसा के बारे में समझते हैं। तो रूटेड इन द यूएन चार्टर एंड ये गाइड करा गया है बाय ट्रांसफॉर्म्ड 2030 के एजेंडा से फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक डेवलपमेंट पिलर होल्ड करता है यूनाइटेड नेशन का। ये काम करता है सरकारों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि कंट्रीज को मदद कर सके पूरे वर्ल्ड की अपने इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल गोल्स को पूरा करने में। इनके द्वारा कुछ और रिपोर्ट भी रिलीज करी जाती हैं, जैसे कि वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट वगैरह हो गई। आइए लेके चलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ। टॉपिक कहता है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक डीपेस्ट इंफ्रारेड इमेज को डिलीवर किया है ऑफ यूनिवर्स येट। अब ये समझते हैं क्या हो रहा है। देख सकते हैं आप नासा की साइट पे भी एक ये आर्टिकल है, नासाज वेब डिलीवर्स डीपेस्ट इंफ्रारेड इमेज ऑफ यूनिवर्स येट। देखिए, जाना जाता है एज द वेब्स
फर्स्ट डीप फील्ड के तौर पे ये इमेज दिखाती है गैलेक्सी के क्लस्टर SMACS0723 को एज इट अपीयर्स 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो एक वन ऑफ द गोल जो है इस JWST का वो ये है कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर द फर्स्ट गैलेक्सीज या ऐसे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स जो कि बने थे बिग बैंग के बाद, अलॉन्ग विद द अदर गोल्स ऑफ डिटरमाइनिंग कि किस तरीके से गैलेक्सीज निकली हैं, इवॉल्व हुई हैं, है ना, और हम स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये JWST दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नासा का इंफ्रारेड फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी है। एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन द नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में। इट इज प्लेस्ड इन सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2 L2 में, और ये माना जाता है कि ये हबल्स टेलीस्कोप का सक्सेसर है। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस बताऊं तो डिस्टेंस अर्थ से जो हबल का था वो 507 था, बस इसका जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स एट सेकेंड सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट। प्राइमरी मिरर डायमीटर हबल का 2.4 था, इसका 6.5 है। और ये जो सर्च करता है वो हबल सर्च करता था यंग गैलेक्सीज को, मतलब 12.5 बिलियन ईयर्स अगो वाली को, लेकिन JWST करता है न्यू बॉर्न गैलेक्सीज को, दैट इज 13.5 बिलियन ईयर्स अगो की जो थी। ये हबल जो है वो सर्विसेबल है, लेकिन अभी ये JWST सर्विसेबल नहीं है। वेवलेंथ की बात करें तो हबल में विजिबल UV पार्ट ऑफ नियर इंफ्रारेड है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी बात करें तो ये नियर या मिड इंफ्रारेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है कि सेंटर ने टाइट कर दिए हैं नॉर्म्स फॉर यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। क्या है थोड़ा समझते हैं, आप देख सकते हो ये आर्टिकल को। ये मूव इसलिए लाया गया है ताकि हम जो फंड्स का यूज करते हैं ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे सही से करें और इंश्योर कराएं कि एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट हो। समझे, माइनिंग हो गया, मिनरल्स डेवलपमेंट हो गया, और रेगुलेशन एक्ट 2015 का जो था इसने ये बात मैंडेटरी कर दी थी हर एक स्टेट के लिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाओगे हर एक माइनिंग अफेक्टेड एरिया में। इस MMDR एक्ट के अंदर ये था कि कॉम्बिनेशन और फंक्शंस जो DMF के हैं इन्हें प्रिस्क्राइब करा जाएगा स्टेट्स के द्वारा और सेंटर के द्वारा। इनके पास पावर होगी कि वो डायरेक्शन दे पाए रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को लेके। लीज होल्डर्स की बात करें तो उनकी जरूरत है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए DMFs में बिटवीन द 10 से लेके 30% तक रॉयल्टी का। उसके साथ साथ रॉयल्टी जो दी जाएगी उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, इन एडिशन टू द रॉयल्टी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। साथ में 60% फंड का ये है कि यूज करा जाएगा हाई प्रायोरिटी कामों के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो गई, हेल्थ हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया। बाकी का जो 40% है इसे आप दूसरे प्रायोरिटी कामों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, तो चेंजेस क्या इंट्रोड्यूस करे गए हैं सेंटर के द्वारा। तो पहला तो ये कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है ये यहाँ पे एक 5 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बनाएंगे अपने बेस लाइन सर्वे के माध्यम से, थ्रू यूनिवर्सिटीज वगैरह में सर्वे करेंगे, रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस में करेंगे, ताकि इस बात को इंश्योर कराएं एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हो एरिया अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज का। दूसरी बात कि एक सेपरेट सेक्शन होगा सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, औरतों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए, और दूसरे सेक्टर्स जैसे कि रोड्स और इरिगेशन होते हैं। ओके, आप कहो कि मैम जरा ये DMF के बारे में थोड़ा बताइए, व्हाट इज दिस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। देखिए ये ट्रस्ट है जिसे सेटअप किया गया एज अ नॉन प्रॉफिट बॉडी के तौर पे इन सारी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे माइनिंग वर्क्स की वजह से कुछ अफेक्ट होता है। ये जो फंड होते हैं इनको एक एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के तौर पे डील करा जाता है, और इन फंड्स का ही यूज करके, जो फंड्स जनरेट होते हैं उसका यूज करके DMFs को ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इम्प्लीमेंट करेंगे प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को। ठीक है, PMKKY को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही तरोताजा खबर है, वो ये है कि भाई श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन कंफर्म कर दिया। श्रीलंका प्रेसिडेंट और कैबिनेट विल मेक वे ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने स्टेट करा रिसेंटली। श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
है ना, शुड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर टर्म, तो पार्लियामेंट को एक मेंबर को इलेक्ट करना पड़ता है वहां पे प्रेसिडेंट के तौर पे, और जो बंदा आएगा वो यहाँ पे ऑफिस को होल्ड करेगा बाकी टर्म के लिए। सपोज करिए 5 साल के भीतर, मतलब 2 साल के बाद ही जो है प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो गई, तो जो नया इंसान आएगा वो अगले बचे हुए 3 सालों के लिए उसका टर्म पूरा रिमाइंडर टर्म के लिए काम करेगा वैकेटिंग प्रेसिडेंट के। ठीक है, इतनी क्राइसिस चल रही है श्रीलंका के अंदर। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी मेजर हर्डल है कि रिमूव करने में प्रेसिडेंट को और डिसॉल्व करने में पार्लियामेंट को। अलग अलग अरेंजमेंट्स इंडिया से, जहां पे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, पीएम रियल हेड होते हैं सरकार के। 2020 के अंदर 20th अमेंडमेंट लाया गया था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे एक बहुत सारी पावर और ग्रेटर इम्यूनिटी दे दी गई थी प्रेसिडेंट को। इनके आप जानते हो क्या हालत चल रही थी, बस परिवारवाद चला पड़ा था, और इससे क्या हुआ था, प्रधानमंत्री का रोल रिड्यूस कर दिया गया था सेरेमोनियल में। 20th अमेंडमेंट ने सारी पावर दे दी थी प्रेसिडेंट के हाथ में, और चेक्स और बैलेंसेस भी एग्जीक्यूटिव के हाथ से हटा दिए थे। बाद में श्रीलंका की कैबिनेट ने 21st अमेंडमेंट को पास करा, और ताकि प्रेसिडेंसी को रिड्यूस कर सके प्रेसिडेंसी को सेरेमोनियल पोजीशन पे, और की पावर कुछ गवर्नेंस को की प्रधानमंत्री को भी दे सके। बहरहाल बहुत हालत वहां की खराब चल रही है। आइए जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जानकारी के बारे में। भाई आरबीआई ने सेटअप करा एक ऐसा मैकेनिज्म सेटल करने के लिए ट्रेड ट्रांजैक्शन को रुपी में। अरे वाह भाई मैम, तो हम तो बहुत पहले से कह रहे थे। आप देख सकते हो भाई कि ये प्रॉपर जो है लाइवमेंट का आर्टिकल है, और एक हमारे पास आर्टिकल सब बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के हैं कि आरबीआई सेट्स मैकेनिज्म टू सेटल ट्रेड पेमेंट्स इन द इंडियन रुपीस। क्या है ये बात? अरे भाई हालत ऐसी हो रखी है कि रुपया गिरता चला जा रहा है। हमें किसी से सामान खरीदना है, वो कहेगा डॉलर में पेमेंट दे दो। हमें किसी को सामान बेचना है, वो हम भी कह रहे हैं लाओ डॉलर ही में दे दो। मतलब डॉलर की डिमांड बढ़े पड़ी है, हमारी तो इज्जत कुछ बची नहीं। अरे भाई अगर यूएस कहे हमसे कि अरे डॉलर में पेमेंट हमको चाहिए, तो हमें समझ में आता है, लेकिन हम कहीं भी ट्रांजेक्शन करने चले तो वो डॉलर में ही पेमेंट, डॉलर। अरे ऐसा क्या भाई? अब ठीक है लिंगुआ फ्रैंको बन गई चीजें, लेकिन अब देश को अकल है। देश ने कहा भैया हम नहीं बेवकूफ बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिज्म इज मेंट टू फैसिलिटेट ट्रेड विद कंट्रीज अंडर सैंक्शन, एंड कंट्रीज जैसे श्रीलंका के साथ ट्रेड हो रहा है या रशिया के साथ ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब दैट आर फेसिंग फॉरेक्स शॉर्टेज। अभी क्या हो रहा है, उनके पास फॉरेक्स रिजर्व इतना नहीं है, कि उनके पास इतना डॉलर नहीं है कि वो हमें डॉलर में दें या हम उन्हें डॉलर में दें, तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये नया मैकेनिज्म है कि भाई देखो, जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, मैं रशिया के लिए एकदम नहीं बोल रही हूँ, बड़े एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें रशिया के साथ डील करना है, तो हमने उनसे बात करी भाई रूबल या फिर रुपीस में, आप जैसे भी चाहिए ले लेते हैं, इसमें हम ट्रेड कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से कर लेते हैं, और इससे एक्सपोर्ट प्रमोट भी होगा। डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हम रशिया से ले ही रहे हैं, और इससे क्या होगा, जो हमारा रुपी इतना हिला पड़ा हुआ है भाई, ये स्टेबलाइज होगा। अभी आप देखिए कुछ वक्त पहले 79 समथिंग पहुंच गया। मतलब अगर आपके पास कोई चीज अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो चलो चलता है ना, कि भाई हम पैसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ इंपोर्ट करने में तो हमारी बिल्कुल बैंड बच जाएगी। इतना भारी भड़कम हमको तेल वगैरह पड़ रहा है। आरबीआई ने ये भी कहा कि स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोला जाएगा फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन। मैम वोस्त्रो अकाउंट क्या बोल रही हैं? वोस्त्रो अकाउंट का मतलब है कि सपोज करिए रशिया है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, रशिया के अलावा कोई भी कंट्री हो सकती है। रशिया ने अपनी कोई ब्रांच तो लेकर आया नहीं वो यहाँ रशिया बैंक अपना इंडिया के अंदर, लेकिन रशिया ने क्या करा, इंडिया के किसी भी बैंक में, सपोज एसबीआई में या पीएनबी में, बीओबी में, किसी भी बैंक में अपना एक अकाउंट खोल दिया, ठीक है। और उस अकाउंट में हमने कहा कि भाई, उसने कहा कि आप एक काम करो, इस अकाउंट में मुझको पैसा दिया करो, ठीक है, इस अकाउंट में आप अपना पैसा जो है वो डाल दो। तो ये होता है वोस्त्रो अकाउंट, ठीक है, ये होता है वोस्त्रो अकाउंट। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरा कौन सा अकाउंट होता है, अगर मान लीजिए कि हम जाके वहां रशियन किसी बैंक में कोई अकाउंट खोलें तो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये है वोस्त्रो अकाउंट, और ये इसका यूज करा जाएगा सेटलमेंट करने के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए। बहुत ही बढ़िया खबर है ये, मैं सोच रही थी कि अलग से ही इसको
कवर करूंगी, बट मैंने ईएनए में कर दी बढ़िया तरीके से। आइए अब कुछ छोटी मोटी न्यूज के बारे में जानते हैं, जैसे कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 क्या है ये, थोड़ा सा यहाँ जानकारी ले ली जाए तो बड़ा बढ़िया होगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये जो है कुछ रिव्यू कर रही है इस एक्ट का टू डीक्रिमिनलाइज माइनर सेक्शंस ऑफ द लॉ। मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1927 का, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए फॉरेस्ट के और ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड टिम्बर एक्सेट्रा। जो ये चेंजेस लाए गए हैं इसमें ये होगा कि डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा किंडलिंग अ फायर या कैरिंग फायर इन दी फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है, और फेलिंग ट्रीज एंड ड्रैगिंग टिम्बर वगैरह को। तो मिनिस्ट्री ये भी देख रही है कि हम किसी तरह से प्रोविजंस को, जो जेल की प्रोविजंस है ना 6 महीने की, उससे ज्यादा फाइन लगता है विद अ फाइन ऑफ 500, तो हम इसको भी रिप्लेस करें। नेक्स्ट हमारा है बेसिलस थुरिंजिएंसिस इस रैलेंसिस, बीटीआई स्ट्रेन VCRC B17 के बारे में। थोड़ा सा टफ चीजें हैं लेकिन मैं सोचती हूँ उसको कवर कर दूं, न्यूज में है कुछ ना कुछ। क्या है, देखिए स्ट्रेन है बैक्टीरिया का जिसे डेवलप्ड किया गया है ICMR के द्वारा, जो मार सकता है मस्कीटोस को और ब्लैक फ्लाई लार्वे को बिना दूसरे एनिमल्स को हार्म करे। ये जो BTI है ये नेचुरली आपको बैक्टीरियम जो आपके सॉइल के अंदर होते हैं उसमें देखने को मिलता है एंड हैज बीन यूज फॉर डिकेड्स। दसियों सालों से उसका यूज हो रहा है मस्कीटो के कंट्रोल के लिए। जब इसे इंजेस्ट करा जाएगा बाय मस्कीटो लार्वे के साथ में, तो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स डिस्ट्रॉय करेंगे इसके गट को विद इन 10 to 30 मिनट्स अपॉन इंजेक्शन। है जैसे इंजेक्ट किया जाएगा ना, और तुरंत ही जो है वो खत्म करेंगे। तो अब BTI के अंदर कोई भी ऐसी जहरीली चीज नहीं होती, लोगों के लिए कोई टॉक्सिटी नहीं है एंड इसका यूज करा सकता है पेस्ट कंट्रोल में, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑपरेशन में, ठीक है। ये एड कर सकता है इंडिया के फाइट को अगेंस्ट वेक्टर बॉर्न डिजीज जैसे कि मलेरिया, फिलारिसिस, जापानीज एनसीफेलिटिस, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो खबर है वो है नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में। नॉर्ड स्ट्रीम 1 क्या है, ये भाई नॉर्ड स्ट्रीम 1 वॉज शट डाउन फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस वर्क। हालांकि यहाँ पे कंसर्न है रशिया एक्सटेंड कर सकता है सस्पेंशन को इन रिटेलिएशन अगेंस्ट द करंट सैंक्शन जो इसके अगेंस्ट लगे हुए हैं। देखिए ये क्या है, ये एक 1224 किलोमीटर का अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो आपकी वाइबॉर्ग कहाँ है, VYBORG, वाइबॉर्ग रशिया से लेके ये आता है आपका लुम्बिन जर्मनी तक, है ना, वाया बाल्टिक सी। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है, ये तो 1 हम बात कर रहे हैं, इसकी 2 भी है। 2 है दैट वुड डबल द फ्लो ऑफ रशियन गैस टू जर्मनी। ये सस्पेंड कर दी गई थी फरवरी 2022 में ही, जब से यूक्रेन इन्वेजन हुआ था ना उसी के बाद। तो जर्मनी रशिया का बिगेस्ट यूरोपियन गैस कंज्यूमर है और ज्यादातर जो है ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू ही होके आता है, ठीक है। समझ गए खबर क्या है क्या नहीं है। तो आपको कैसी लगी है लेक्चर, ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और साथ में लेक्चर्स की PDF आप मेरे टेलीग्राम पे पा सकते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।